नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसके लेखक हैं पंकज कुमार जी। जी हाँ, और कहानी का जो शीर्षक है वो है अनुराधा। दोस्तों, अनुराधा कहानी के ज़रिए जो लेखक हैं उन्होंने एक स्त्री की व्यथा बताने की कोशिश की है कि किन परिस्थितियों से एक स्त्री को अलग-अलग समाज में गुज़रना पड़ता है। लेकिन अगर स्त्री चाह ले, अगर वो कुछ करने की ठाने, अगर वो अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए वो लड़ने पर आ जाए, तो उससे वो हक उसका कोई नहीं छीन सकता। तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही बयां करा है पंकज कुमार जी ने। आइए कहानी पर हम नज़र डालते हैं। कहानी का शीर्षक अनुराधा। यह अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से में आता है। निर्बल के लिए तो कर्तव्य और सिर्फ दायित्व ही आते हैं। इसलिए मैंने आज अपना सारा बल समेट लिया है। शेष जो बच गया है उसे भी बटोर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना वजूद सुरक्षित रखना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि सृष्टि के इस अजरस प्रवाह में मेरा भी कहीं कोई अंश है, मेरी भी अपनी कोई भागीदारी है। मैं आज इस सृष्टि से अपना हिस्सा, अपना जीने का अधिकार चाहती हूँ। इसमें अस्वाभाविक क्या है? क्या जीवन एक सहज सामान्य प्राणी का सहज अधिकार नहीं? यदि योग्यतम को ही यहाँ जीवन रक्षा का अधिकार है, तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने आप को योग्यतम सिद्ध करूंगी। विजय, मेरे पति, अब नहीं रहे। बड़ी घृणास्पद और भयावह बीमारी से मौत हुई थी उनकी, एड्स से। वे ही जाने कि कहाँ से ढोकर लाए थे ये बीमारी, किसी सैलून में हजामत बनवाते वक्त, या फिर किसी डॉक्टर से सुई लगवाते समय, या मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि उनकी बीमारी के लिए मैं कहीं से दोषी नहीं थी, किंतु उसके सारे दुष्परिणाम, भय, घृणा, यहाँ तक कि संक्रमण भी मुझे ही झेलने पड़े थे। विजय पुरुष थे, मेरे स्वामी थे, और मैं उनके जन्म जन्मांतर की दासी। सोचती हूँ, देह का प्रश्न यदि स्त्री की मान मर्यादा से जुड़ता है, तो क्या विवाह वेदी पर बैठकर औरत अपनी मान मर्यादा अपने पति के हाथों गिरवी रख देती है? यदि पति होने का अर्थ स्वामी होना है, तो क्या पति औरत का जीवन हरण कर सकता है? क्यों करे कोई स्त्री अपने पति का स्वामित्व स्वीकार, इस दासत्व का प्राप्य? शहर की बीए ललित कला पास लड़की मैं पिता की इच्छा और हैसियत के मुताबिक 20-21 बरस की उम्र में ब्याह कर इस घर में आई थी। विजय घर में नौकरी करते थे और शहर के करीब 8-10 किलोमीटर के निकटवर्ती गांव बेगमपुर के अपने पुश्तैनी मकान से शहर आया जाया करते थे। मैं चाहती थी कि मैं ललित कला को अपना करियर बनाऊं और प्रसिद्धि पाऊं, लेकिन माँ की जिद थी कि ब्याह के बाद लड़की को घर संभालना चाहिए, और फिर जब मर्द कमा रहा हो तो औरत को काम करने की क्या ज़रूरत। ब्याह कर मैं विजय के पुश्तैनी आवास में ही गई थी। गांव गंवई का पक्का मकान, बीच में आंगन, चौतरफा बने कमरे तथा आंगन के चौतरफा बड़े बड़े गोल खंभों वाले दोहरे बरामदे। मकान तो पुराना नहीं था, लेकिन उसकी बनावट पुराने ढंग की थी। आंगन के पूरब की ओर के एक कमरे में अम्मा जी अर्थात विजय की माँ रहती थी। अम्मा के कमरे के ठीक सामने दोहरे बरामदे और आंगन को पार कर एक दोहरा बरामदा पड़ता था, जिसके पार एक कतार में बने कमरों में से एक कमरा विजय और मुझे रहने के लिए दिया गया था। दिन अच्छे ही बीत रहे थे। विजय घर के बड़े लड़के थे और मैं बड़ी बहू। विजय का ब्याह बड़े अरमानों के साथ किया गया था, और मैं बहुत चुन छांट कर बड़े स्नेह के साथ बहू बनकर इस घर में आई थी। विजय सहृदय और प्रणयी पुरुष थे। कम से कम मुझे तो उन दिनों ऐसा ही लगता था। मैंने भी यथासंभव इस घर और विजय के प्रति अपने समर्पण में कोई कमी न आने दी थी। लोग कहते थे, विजय और अनुराधा की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है, मगर इस जोड़ी को जल्द ही ग्रहण लग गया। घर में 2 साल बीतते बीतते मैंने अनुभव किया, अम्मा थोड़ी चिंतित हो रही थी और मेरे प्रति उनका मान भी थोड़ा घट रहा था। किंतु अम्मा को कैसे बतलाती कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अव्वल तो मैं अभी माँ बनने से डरती थी, और दूसरे विजय भी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे।
फिर भी मैंने विजय से इशारा किया, जिसे वह हंसकर टाल गए। लेकिन हमारी असली परेशानी तो विजय की बीमारी को लेकर शुरू हुई। पहले गांव के हेल्थ सेंटर, फिर शहर के डॉक्टर और राजधानी तक का इलाज। अंततः डॉक्टर ने घोषित कर दिया, विजय का HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर ने हमें ढेर सारी हिदायतें दी और खासकर मुझे विजय से बचे रहने की सलाह दी। विजय की केस हिस्ट्री तैयार करके डॉक्टर ने हमें एक लंबा प्रिस्क्रिप्शंस थमाते हुए कहा, इन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाइए, मैंने लिख दिया है। हमारे चेहरे विवर्ण हो उठे थे। हम घर लौट आए। घर से बाहर दूसरे शहर के अस्पताल जाने की ना तो हमारी तत्काल मानसिकता थी और ना ही वह इतना तुरंत फुरंत संभव था। विजय को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। वे अपने कमरे में बिछे पलंग पर एकाकी पड़े थे। मैं कमरे के कोने में बैठी थी और घर के बाकी व्यक्ति उस लंबे आंगन, उस चौड़े दोहरे बरामदे के काले कोसों में बने अज्ञात गुफानुमा कमरों में निशब्द सिमटे हुए थे। विजय ने किसी भी दूर दराज के अस्पताल में जाने से साफ इनकार कर दिया था। कहा था, मैं जानता हूँ मेरा रोग लाइलाज है। मैं किसी खैराती अस्पताल की प्रयोगशाला में मेंढक की भांति प्रयोग झेलते हुए एक खैराती मौत क्यों मरूं? मैं यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा, अपने घर में, अपने लोगों के बीच। दूसरी ओर अजय थे, विजय के छोटे भाई। उनका कहना था, संक्रामक रोग है, जानलेवा है। एक आदमी की इच्छा के आगे पूरा घर तबाह क्यों हो? क्यों झेले दूसरे लोग? संक्रमण का यह भय, मृत्यु का यह अभिशाप। अंततः अजय घर छोड़कर चले गए। उन्हें अपनी चिंता थी, अपने भविष्य की चिंता थी, अपने सामाजिक सरोकारों की चिंता थी। असंख्य चिंताएं थीं जिनसे जुड़कर अजय ने निकटवर्ती शहर के यथासंभव दूर के छोर पर किराए के एक घर में रहना शुरू कर दिया था और जल्द ही गृहस्थी बसा ली। रह गए अम्मा बाबूजी, वो कहाँ जाते? बड़ा सा घर जैसे हमारे लिए प्रेतों का वास बन चुका था। पूरी दुनिया, भाई बिरादरी के लिए हमारा घर घृणा का पात्र बन चुका था। विजय के रोग की बात दावानल की तरह फैली थी। कोई हमारे नजदीक ना फटकता था, मानो घर से गुजरने वाली हवा भी दूसरों को संक्रमित करती हो। लिहाजा बाबूजी अपने कमरे में यथासंभव तटस्थ पड़े रहते थे और अम्मा लंबे चौड़े आंगन के दोहरे बरामदों को पार कर अपने कमरे में कैद हो गई थी और मैं विजय के कमरे में छोड़ दी गई। आखिर मेरे सिवा उसकी सेवा करता कौन? अग्नि और विश्वकर्मा को साक्षी मानकर जीवन मरण के प्रति साथ प्रतिबद्ध हुए थे। सभी विजय को छोड़ गए, मगर मैं कैसे छोड़ देती? झूठ नहीं कहूंगी, मृत्यु का भय और उससे बढ़कर इस बीमारी का भय तो मुझे भी आक्रांत करते थे। किंतु मेरे संस्कारों और सामाजिक मर्यादाओं के भय मेरे उस मृत्यु भय पर भारी पड़ते थे। मैं सोचती, पढ़ लिख कर भी मैं संस्कार भ्रष्ट नहीं हुई। त्याग, सेवा, पति प्रेम जैसे भारतीय नारी सुलभ मूल्य आज भी मुझ जैसी सुशिक्षित आत्म चैतन्य स्त्री को थामे हुए हैं। सच कहूं, कभी कभी तो मैं अहंकार भाव से भी भर उठती थी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। अब आगे देखेंगे कि अनुराधा के साथ क्या होता है। क्या उनके पति की मृत्यु हो जाती है, और अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये हम सुनेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक दोस्तों, आप लोग अगले भाग का इंतज़ार करिए। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और अगर कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। और अगर आप भी लिखने के शौकीन हैं तो आप भी अपनी कलम उठाइए और एक कहानी हमें जल्दी से लिख भेजिए ajaymaurya@gmail.com पर, जिसे मैं यहाँ पर ज़रूर सुनाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।